Hello everyone, this is me Pratyush and this is our amazing channel Cracking BSc Chem। अच्छा, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले? आज हम लोग बहुत ही अमेजिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हम लोग जो कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं ना अपने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का, उसी का टॉपिक है। अच्छा, चैप्टर 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर का टॉपिक है, यूनिट 1 है, जिसमें हमारे पास टॉपिक क्या है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अच्छा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पहले एकदम बेसिक से चलते हैं। बहुत लोग को इसकी स्पेलिंग नहीं आती। अच्छा, हम लोग व्हाट्सएप लैंग्वेज में क्या लिखते हैं? जैसे कोई भी सच बोलते हैं तो सच लिखते हैं SCH, तो इसको ऐसे याद करते हैं, पहले लिखो सच, फिर रो, और फिर डिंगर, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अच्छा, ये मैं आप लोगों को क्यों दिखा रहा हूँ? ये मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ सेम डिटो यही क्वेश्चन 2023 के पेपर में भी, लास्ट ईयर पेपर में भी पूछा गया था। तो अब आप लोगों को काम इतना है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, वरना फिर रह जाओगे। चलो, अब आंसर कौन था? ये आंसर नंबर 6 था, इस बात को ध्यान रखना। अब चलो वापस से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी, ये सब है इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बताने के लिए कि इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा कहाँ पे प्रेजेंट होता है। मतलब ऐसा कौन सा रीजन है न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट शेल पे कि इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा यहीं पाया जाएगा। तो उस इक्वेशन के बिहाफ पे बताया था किसने? श्रोडिंगर ने बताया था। अच्छा, इसी के ऊपर दो कॉन्सेप्ट पहले भी आ चुके हैं, जो कि हमारे पास कौन सा है? डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है। कौन सा है? डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। और दूसरा कौन सा है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी। ठीक है, जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो तो यही बताता है ना कि आप इलेक्ट्रॉन की किसी की अगर पोजीशन फाइंड, मतलब किसी का अगर पोजीशन फाइंड करते हो तो उसका मोमेंटम फाइंड नहीं कर सकते। अगर उसका मोमेंटम फाइंड कर सकते हो तो क्या कहते हैं? उसकी पोजीशन नहीं बता सकते। यही है ना हमारे पास हाइजेनबर्ग। और डी ब्रॉगली ने उसके वेव नेचर के ऊपर बताया था। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी वही बताती है, और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन प्रोबेबिलिटी भी बताती है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सबसे ज्यादा पाया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे पता, अच्छा कैसे पता कैसे चलेगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सबसे ज्यादा पाया जाएगा? इक्वेशन दे दी है, इक्वेशन के थ्रू कैसे पता चलेगा? इक्वेशन में हमारे पास ये जो साई और ये जो साई स्क्वायर है, इसके थ्रू पता चलेगा। अगर ग्राफ का पी सबसे ज्यादा है तो इसका मतलब साई स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा है, और साई स्क्वायर की जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। कैसे? यहाँ पे ध्यान देते हैं। अब पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं कि हम ये जो एग्जाम होगा उसमें लिखेंगे कैसे। Around 1920, new ideas emerged in physics, including de Broglie hypothesis of wave particle of duality, ठीक है, and Heisenberg uncertainty principle था। इसके बाद जो हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो आया था 1962 में। दिस कॉन्सेप्ट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। ठीक है, मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम के बारे में बताया गया था। इट एम्फसाइज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन अ स्पेसिफिक रीजन अराउंड द न्यूक्लियस। ये तो पूरी बात थी। लेकिन अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बात करें तो बिल्ड अपॉन द आइडियाज द फॉर्मुलेटेड द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन उन्होंने बनाई। इट अलाउ अस टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद इन एटम rather than its precise location। ठीक है, अब इक्वेशन क्या थी, इसको याद कैसे करेंगे? सुनो सुनो, साई अपॉन एक्स स्क्वायर, साई अपॉन वाई स्क्वायर, साई अपॉन जेड स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल, 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 साई एस स्क्वायर, साई स्क्वायर। यहाँ तक याद हो गया? अब 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन प्लांक कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन प्लांक कांस्टेंट, और 8 पाई स्क्वायर। अब ई क्या है? टोटल एनर्जी। वी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है? वेव फंक्शन। और ये क्या रहेगा हमारे पास? और हमारे पास जो अगर हम बात करें साई स्क्वायर की, वो क्या रहेगा? वो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएगा कि इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है। और ये हमारे पास इज इक्वल टू 0 के बराबर रहेगा। तो ये देखो, ये बहुत छोटी सी इक्वेशन है। ठीक है, तो इसको याद कर लेना। इसको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि हमें पता तो रहेगा ना कि डेरिवेशन कहाँ से कहाँ पे लानी, तो इसलिए इसको याद करना पड़ेगा। और एक और इक्वेशन है, बस खाली वो दो इक्वेशन ये याद करनी पड़ेगी, उसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं करना है। अब कैसे? तो अगर एग्जाम में हमें लिखना हो तो एक्स वाई जेड क्या है हमारे पास? स्पेस कोऑर्डिनेट्स। साई क्या है? इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन है। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है। ई क्या है? टोटल एनर्जी। वी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, इतनी बात क्लियर? अब आगे ध्यान देते हैं। अब डेरिवेशन करेंगे कैसे? डेरिवेशन में हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टोटल एनर्जी की बात कर रहा था। तो टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू के ई प्लस वी, जैसे ये लिखा हुआ। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी भी। अच्छा, क्या काइनेटिक एनर्जी को कुछ चेंज कर सकता हूँ? तो क्या मैं हाफ एम वी स्क्वायर को अगर मैं इसमें ऊपर नीचे एम से मल्टीप्लाई कर दूं तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में एम हो जाएगा। ऊपर नीचे एम से मल्टीप्लाई करने पे देखो, ऊपर नीचे मैंने क्या किया? एम से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? अच्छा,
एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम, तो मैंने एम वी का होल स्क्वायर कर दिया अपॉन एम कर दिया, तो इसका मतलब मैं एम वी स्क्वायर अपॉन 2m में लिख सकता हूँ इस तरह। ठीक, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन किस में चेंज हो गई, इस तरह। अब अच्छी बात बताओ, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग लैम्डा फाइंड करते थे क्या? तो लैम्डा क्या था? लैम्डा हमारे पास एच अपॉन प्लांट्स वो था पी मोमेंटम। तो अगर एच अप इज इक्वल टू हम लोग, अरे एच अपॉन पी को हम लोग एम वी लिख सकते थे, मास और वेलोसिटी मोमेंटम। अगर हम लोग एम वी को उधर ले लें और एच अपॉन लैम्डा को नीचे कर लें तो कोई इशू नहीं है। अब इसी एम वी को मैं यहाँ पे अगर पुटअप कर दूं तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपॉन में एम, तो एम इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन में 2m था तो 2m और लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा। बहुत ईजी, किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। अब मैं यही इक्वेशन पूरी काइनेटिक एनर्जी की यहाँ पे उठा के पुटअप कर देता हूँ। देखो यहाँ पे कैसे किया मैंने, पहले यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो हाफ एम वी स्क्वायर एच अपॉन लैम्डा, तो इस तरह पूरा आया, ये पूरी इक्वेशन इस तरह बन गई। अब मैंने उसी टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की जगह मैंने पुटअप किया, तो मैंने ये किया। अब मैंने ई को इधर कर दिया, तो मुझे ई माइनस वी और मल्टीप्लाई में क्या था हमारे पास, साई इज इक्वल टू 0 था, हमको इतना मिल गया। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं। अब मैंने क्या किया, यहाँ से लैम्डा अलग कर दिया। अच्छी बात, तो लैम्डा अलग करेंगे तो 2m इधर चला जाएगा, h नीचे आ जाएगा। अब लेकिन लैम्डा नीचे, मैंने वैल्यू ऊपर करेंगे तो ये वाली वैल्यू नीचे हो जाएगी, एच स्क्वायर वाली वैल्यू ऊपर हो जाएगी, देखो इस तरह। ठीक, अब अगर कोई पार्टिकल, हम डायरेक्शन हमारी स्पेस कोऑर्डिनेट्स क्या थी, एक्स वाई जेड, अगर कोई भी वैल्यू यानी कोई भी पार्टिकल अगर एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसकी हम लोग ने इक्वेशन क्या पढ़ी थी, डेल स्क्वायर अपॉन डेल, फिर क्या था साई अपॉन एक्स स्क्वायर, यही था। प्लस बस खाली हमें थोड़ा सा टर्म ध्यान रखना है, यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई के टर्म में, कैसे, यहाँ पे ध्यान देखो, बस खाली हमें इसको ध्यान रखना है, 4 पाई स्क्वायर साई अपॉन लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 4 पाई स्क्वायर लैम्डा वो साई अपॉन लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 4 पाई स्क्वायर साई अपॉन लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू। अब लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करो। अच्छा लैम्डा की वैल्यू पुटअप करनी है ना, तो मैं इसको काम करता हूँ, इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ। देखो जैसे मैंने इसको इधर शिफ्ट करी, अब लैम्डा क्या है, ऊपर है, तो ये यहाँ पे लैम्डा नीचे, तो वैल्यू फिर क्या हो जाएंगी, ये ऊपर हो जाएगा, ये वाली एच स्क्वायर नीचे हो जाएगा, और हमको एच स्क्वायर नीचे ही चाहिए था, क्यों, क्या क्या था हमारे पास, 8 पाई स्क्वायर ही तो था, मास था, अपॉन में प्लांस कांस्टेंट, तो एच स्क्वायर पी वन नीचे मिल गया, यानी हमको मिल गया। ठीक है, और मास भी ऊपर है, तो ठीक है, एच स्क्वायर आ गया, ई माइनस वी को मैंने अलग कर दिया। अब मैंने क्या किया, साई को बाहर निकाल दिया इस तरह, और मैंने 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 4 जा 8 हो गया, तो 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0, यानी पूरी इक्वेशन हमारे पास सॉल्व हो गई। अब ऐसे ही ये एक्स कोऑर्डिनेट के लिए थी, ये ऐसे ही z को y कोऑर्डिनेट के लिए होगी, ऐसे ही z को, आपको सारे कोऑर्डिनेट की लिखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ x कोऑर्डिनेट को सॉल्व करके दिखाएंगे, बाकी अपने आप पूरी डायरेक्ट इक्वेशन लिख देंगे। इतनी बात के लिए बहुत इजी था, बिल्कुल टफ नहीं था। अच्छा अच्छा, हमसे अगर मान लो क्वेश्चन जैसे उसने पूछा था, तो हम लोग देखो, हम लोग जब कर रहे हैं पूरा पूरा सिलेबस सॉल्व, तो हम लोग टॉपिक में जितना भी कुछ इंक्लूड होता है हम लोग सब लेके चलेंगे, लेकिन मैंने आप लोग को क्वेश्चन दिखाया था तो उसके अकॉर्डिंग कैसे पूछते हैं तो उसको भी ध्यान रखना है। अब अगर मान लो सिग्निफिकेंस ऑफ साई पूछता और सिग्निफिकेंस ऑफ साई स्क्वायर पूछेगा, देखो साई जो है वो वेव फंक्शन के ऊपर बताता है, ठीक है, किसके ऊपर बताता है, वेव फंक्शन के ऊपर। अब एक बात ध्यान रखना, जब भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं साई, तो साई की बहुत सारी वैल्यूज आती है, मान लेते हैं साई 1 आया, साई 2 आया, साई 3 आया, साई 4 आया, तो ऐसे बहुत सारी वैल्यूज आती है, हमारे तो किस काम की होगी, तो जो वैल्यू हमारे काम की होती है, सिर्फ अब मान लेते हैं हमारे पास साई 1 और साई 3 हमारे पास काम की, जरूरी नहीं है ऑड नंबर मैंने लिए, इवन भी हो सकता है, इवन ऑड भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मान लेते हैं मैंने 2 वैल्यू मेरे काम की है, तो जो वैल्यू काम की है मैं उनको बोलता हूँ एजेंट फंक्शन, क्या बोलता हूँ, एजेंट फंक्शन। तो रिप्रेजेंट द वेव फंक्शन आल्सो नोन एज एजेंट फंक्शन, ठीक है। कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वांटम सिस्टम लाइक एन एटम, ठीक। अब फ्रॉम द वेव फंक्शन वी कैन कैलकुलेट वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। अब यहाँ पे जो हमारे पास जो साई रहता है ना, जो वेव फंक्शन, वो रहता है रेडियल और एंगुलर मोमेंटम के मल्टीपल के बराबर रहता है, ठीक है। रेडियल वेव फंक्शन और एंगुलर मोमेंटम जो इसको इंटू करते हैं तो हमारे पास कितना बराबर रहता है, वेव फंक्शन के बराबर रहता है। और यहाँ पे जो स्पिन मोमेंटम होता है वो हमारे पास क्या रहता है, 0, क्या रहता है, स्पिन मोमेंटम 0, साई में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वेव फंक्शन साई इज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन रिफ्लेक्ट्स द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव। अच्छा ये सब कुछ वेव के ऊपर बता रहे हैं, इसका मतलब जिस तरह हमारे पास ग्राफ आएगा वेव के अकॉर्डिंग, उस तरह हमें पता चलेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। और यही चीज बताता है साई स्क्वायर, वो कहता है, वो तो वेव के फॉर्म में बता रहा है, तो साई स्क्वायर कह रहा है जितना ज्यादा जिस भी वेव का जितना ज्यादा पीक रहेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी, और जिसका भी पीक सबसे कम रहेगा उसकी इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, सबसे कम रहेगी। अब आगे ध्यान देते हैं, तो रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी।
proportional related to the probability of electron of finding electron at the specific point in 3D space। 3D space कैसे? इस तरह, जैसे हमारे पास जो न्यू वो एटम बना हुआ 3D बना हुआ इस तरह, ठीक है। अब higher value of psi square indicates the higher probability of finding the electron in that the region around the nucleus। so lower value of psi square हमारे पास क्या हो जाएगा? lower probability of finding electron हो जाएगा, region around the nucleus हो जाएगा, ठीक। इतनी बात है। अच्छा, मैंने अभी आप लोग को कुछ ग्राफ के बारे में बताया था क्या? और चलो ग्राफ के बारे में देख लेते हैं। देखो ग्राफ हमारे पास दो टर्म में रहेगा, सिर्फ दो टर्म, या तो एस पी डी एफ, ये ऑर्बिटल्स का फाइंड करेंगे, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? या तो साई वर्सेस आर रहेगा, या तो साई स्क्वायर वर्सेस आर रहेगा, ठीक। अगर हम लोग एस के टर्म में देखते हैं, एस के टर्म में सिर्फ देखो, सिर्फ पहला ग्राफ ध्यान रखना, उसके बाद आप लोग को कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। कैसे? अगर मान लेते हैं यहाँ पे ध्यान रखें, लेकिन उसके पहले हमें जानना जरूरी रेडियल नोड। रेडियल नोड यहाँ पे बताता है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी के बारे में। अगर जीरो है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पे क्या कहते हैं? नहीं है। कैसे? यहाँ पे ध्यान देते हैं, अगर एन, इसका फॉर्मूला होता है एन माइनस एल माइनस वन। एल क्या होता है? एल इज इक्वल टू जीरो एस के लिए होता है, एल इज इक्वल टू वन पी के लिए होता है, अगर एल इज इक्वल टू टू है तो वो डी के लिए होगा, अगर एल इज इक्वल टू थ्री है तो वो एफ के लिए होगा। एकदम सिंपल, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं बनाता हूँ वन, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि आगे के एन वाला जो आगे नंबर होता है वो क्या होता है? एन होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल क्या होगा? एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। सिर्फ आपको पहला ग्राफ ध्यान रखना है, साई वर्सेस आर के टर्म है। अगर अच्छा, ये कुछ ग्राफ वॉल्स लॉ भी तो जैसा दिख रहा है, इसके जैसा वॉल्स लॉ भी तो जैसा दिख रहा है, यानी हमें इजीली याद हो जाएगा। तो अब ध्यान देखना, अब यहाँ पे वैल्यू पुट अप करो, एन की वैल्यू वन, एस की वैल्यू जीरो, माइनस जीरो माइनस वन, यानी जीरो आ रही है। यहाँ पे रेडियल नोड हमारे पास क्या है? जीरो नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मतलब वो जीरो नहीं है, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो नहीं है, इस तरह। तो इसका पीक इस तरह जाएगा। अगर यहाँ पे वैल्यू टू पुट अप करेंगे, टू माइनस जीरो माइनस वन, तो कितना हो जाएगा? वन, यानी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है। तो बस खाली एक कट लगा, जो नीचे वाली, अच्छा ये ऊपर प्लस कोऑर्डिनेट, नीचे वाला माइनस कोऑर्डिनेट, तो बस खाली एक कट लगाओ। अगर यहाँ पे दो आती, जैसे रेडियल नोड दो आता, तो बस इस तरह होता, एक कट दो कट, ग्राफ जैसा दिखाना है, वेव जैसा। तो देखो एक कट और दो कट, ठीक। अगर एन की वैल्यू थ्री आती तो इस तरह होता, एक कट दो कट तीन कट, एक कट दो कट और तीन कट हो जाता, ठीक है। इस तरह समझ आए? तो ये था हमारे पास साई स्क्वायर वर्सेस आर, लेकिन मतलब साई वर्सेस आर के टर्म। अगर साई स्क्वायर होता तो क्या होता? मैंने अभी बताया ना, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो नीचे वाले नेगेटिव को पॉजिटिव कर दो, कुछ नहीं करना है। नीचे वाला जो पीक है उसको इस तरह कर दो, बस खाली लाइन से टच करा के इस तरह, तो एक कट आ रहा है, यानी वन, इस तरह एक दो, तो देखो एक और दो, इस तरह दो। तो ये किसके टर्म में हो गया? साई स्क्वायर वर्सेस आर के टर्म में। देख लो यहाँ पे इसके टर्म में हो गया साई स्क्वायर वर्सेस आर के टर्म में। ऐसे ही आप लोग 4s 5s 6s सबका बना सकते हो। अच्छा, ये 2s है और ये रहेगा 3s, ये 2s है और ये रहेगा 3s, ठीक है। वो 1 1 हो गया। इतनी बात क्लियर? अब केस 2 अगर हम लोग के पी के टर्म में दिया होता, क्या करें? तो पी का जो ग्राफ है वो पहले वो नीचे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ रहा था, अब की बार जाएगा इस तरह। अब की बार कैसे जाएगा? ऊपर के पीक में जाएगा। कैसे? यहाँ पे ध्यान से, रेडियल वेव फंक्शन को निकालना गया, एन अब की बार हमारे पास 2 है। क्यों है 2? टू से क्यों स्टार्ट किया, 1 से क्यों नहीं स्टार्ट किया? अरे 1s 2s और 2p तो चलते हैं, तो इसका मतलब 2p चलेंगे, 2p 3p 4p 5p 6p, फिर 3d 4d 5d 6d, फिर हमारे पास क्या कहते हैं f वाले टर्म्स आ जाते हैं 4f 5f 6f, ठीक है। अब यहाँ पे तो यहाँ पे क्या 2 माइनस p के लिए 1 होता है, माइनस 1 यानी माइनस 2 यानी प्लस 2 यानी 0 हो जाएगा। तो देखो इसका ग्राफ इस तरह। अगर 3p यानी एक रेडियल नोड आ जाता, माइनस माइनस वन यानी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इस तरह देखो एक कट आ जाएगा। ऐसे ही 4p के लिए होता तो एक दो इस तरह हो जाता, यहाँ पे एक और दो हो जाता, ये तीसरा आ गया, यानी अगर वो हम लोग 5p के लिए ले लेते तो, ठीक है। इतनी बात में तो जितने कट्स आएंगे उतने हमारे बताता जाएगा कि यहाँ पे रेडियल नोड फंक्शन या फिर क्या कहते हैं साई वर्सेस आर के टर्म में हमारे पास ये चल रहा है। अब अगर यही चीज अगर हम लोग साई स्क्वायर के टर्म में ले लेंगे तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव कर दो ना, इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह, बस खाली, लेकिन सब लाइंस पे चलनी चाहिए, नीचे माइनस वाई के कोऑर्डिनेट्स में नहीं आना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं इस तरह। अच्छा, हम लोगों ने डी का नहीं किया, एफ का नहीं किया, अरे इधर आओ इधर आओ इधर आओ। साई वर्सेस आर के टर्म में ध्यान रखना, साई वर्सेस आर के टर्म में जो 2p का है वही 3d का है, वही 4f का है, जो 3p का है वो 4d का है, वो 5f का है, जो 4p का होगा वो 5d का होगा, वो 6f का होगा। मतलब सिर्फ नंबर बढ़ते जाएंगे, उनके ऑर्बिटल्स बढ़ते जाएंगे, तो सभी का हमें पता चल गया। इसका मतलब s का भी पता चल गया,
पी का भी पता चल गया, डी का भी पता चल गया और एफ का भी पता चल गया, एकदम इजी से। तो ये था हमारे पास पूरा का पूरा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जिसको हम लोग ने फिर डेरिवेशन भी देखा, नोट्स भी देखा और ग्राफ भी देखा। अब आप लोगों का काम इतना है कि इसको अच्छे से लगाना और अच्छे से प्रैक्टिस करना और अच्छे मार्क्स लेके आना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बच्चों ट्राई करेंगे, मतलब पढ़ेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ताकि आप लोग को वो भी बहुत अच्छे से आ जाए। इज दैट क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।